हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU B.Ed 2017 का पेपर, जो किसके लिए एप्लीकेबल है? ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, जिसका कोड नंबर क्या है? 568। ठीक है, तो आज हम लोग इसका देखेंगे पार्ट 1, जिसमें स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? एक छात्र अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, उसे यह कहना चाहिए कि वह उसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा। उसे छात्र को डांटना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि प्रश्न बेकार का है। उसे छात्र से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, ये सही है। अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक होता है, ये भी सही है। अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक, अधिनायक माने डिक्टेटर, हाँ डिक्टेटर नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखता है? जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को इनमें से जांचना चाहिए। पहला ऑप्शन, कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव को, छात्रों के घरेलू वातावरण को। थर्ड ऑप्शन, विद्यालय में पाठ्य सहभागामी तथा अन्य आकर्षण को। एंड फोर्थ ऑप्शन, विषय ज्ञान तथा अध्यापन विधि को। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विषय ज्ञान तथा अध्यापन विधि को। क्वेश्चन नंबर 4, सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आत्मविश्वास, अनुशासन, उपलब्धि, उन्नति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समाज में सुधार लाना, छात्रों को अनुशासित करना, छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना, छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशासन का तात्पर्य है सख्त व्यवहार, कठोर दंड, आज्ञाकारिता, नियमों के अनुसार। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, नियमों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन कक्षा 4 का एक छात्र है जो दृष्टि बाधित है। उसे पहला ऑप्शन, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, दैनिक कार्यों के लिए मित्रों तथा अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए। श्रव्य CD की सहायता मिलनी चाहिए तथा सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, छात्रों को कई भाषाएं पढ़ाई जाए, छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, छात्रों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। तो इन चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? पहला ऑप्शन, प्रभुत्ववादी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, असंतोष, श्रेष्ठता की भावना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है। पहला, सकारात्मक पुनर्बल, शारीरिक दंड, परामर्श, उपयुक्त गृह कार्य देना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? भारतीय संसद ने किस वर्ष RCI अधिनियम बनाया? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि RCI का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो RCI का पूरा नाम होता है, नोट करिएगा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, आइए समझिए थोड़ा सा। भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986, ध्यान समझिएगा, 1986 में स्थापित किया गया। लेकिन सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? संसद द्वारा। तो संसद द्वारा कब हुआ था? 1992 में।
ऑप्शन नंबर 2 सितंबर 1992, ठीक है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता कि इसके पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापना कब हुई, तो उस समय होता 1986। आइए इसके आगे भी थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। तो इस तरह से इसमें 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सुगम्य भारत अभियान का संबंध है। तो सुगम्य भारत अभियान के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी यह अभियान है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या लिखा है? निम्न में से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य नहीं है? 4 नीचे दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य इन चारों में से कौन सा नहीं था। चारों ऑप्शन को आप रीड करिए और इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। पहला ऑप्शन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, सेकंड ऑप्शन यशपाल कमेटी द्वारा, थर्ड ऑप्शन राम मूर्ति कमेटी द्वारा, फोर्थ ऑप्शन हंसा मेहता कमेटी द्वारा। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राम मूर्ति कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के निषेध का संबंध है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो हो जाएगा इसका अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 में क्या लिखा है? शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, मापन और मूल्यांकन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा का दर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार घोषित करना, सेकेंड ऑप्शन विद्यालय प्रबंध समिति की स्थापना करना, थर्ड ऑप्शन विद्यालय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, फोर्थ ऑप्शन उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 90 क्या लिखा है? NIVH इज लोकेटेड एट। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि NIVH का पूरा नाम, इसका पूरा नाम नोट करिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो NIVH जो है वह देहरादून राजमार्ग पर लगभग 43 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से विशिष्ट शिक्षा के विशेष रूप से कौन सा संगठन जुड़ा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? RCI, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। RCI का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में आया था, आपको हम बताए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं, देखिएगा। निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो ज़रा देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें कि कैसे होता है यहाँ पे। ऐसे लाइन खींचा गया है, ये लाइन भी खींच लेते हैं हम लोग, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो।
और यहाँ देखिए ज़रा क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लीजिए। यहाँ पे जो है ब्रश ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर क्या लिखा है 5, 5, 7, 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। पहला ऑप्शन है 10, फिर 11, 12, 13। तो समझिएगा ज़रा, देखिए इसका अगर हम लोग 2 का, ध्यान समझिएगा, 2 का डबल करें, क्या करें 2 का डबल करें, मतलब 2 का हम लोग 2 से गुणा करें और +1 करें तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, माने इसके सामने का ये हो गया, टैली हो गया हमारा। बात समझिएगा, ये टैली हो गया। अब इसी तरह अगर हम इसकी बात करें 3 का, तो 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, मतलब 3 गुणे 2 +1, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और एक क्या हो जाएगा 7, तो ये 3 का सामने हमारे ये आ गया 7, तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब इस 4 की बात करिए, इस 4 का भी इसी तरह करिए, 4 गुणे 2 +1, तो 4 दूनी 8 1 9, तो 4 के सामने देखिए 9 आ गया हमारा। समझ में आ रहा है सबको, मतलब डबल +1 करना है, डबल +1। तो ऐसे ही 5 का डबल क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा 2। आइए इस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा जरा, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 गुणे 2 +1 क्या हो गया 5, तो 2 के सामने आपको दिख रहा होगा कि 5 ये दिख रहा है, तो ये 5 वाला हो गया। ठीक है, अब ऐसे 3 वाला देख लीजिए, 3 गुणे 2 +1, तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस 3 के सामने देखेंगे तो ये हमारा 3 और 7 कट गया। अब 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 गुणे 2 +1, तो 4 दूनी 8 1 9, तो 4 के सामने देखिए 9 कट गया हमारा। ठीक है, तो अब बचा 5, तो 5 का भी ऐसे ही करिए, 5 का कैसे करेंगे, 5 गुणे 2 +1, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा जरा, 13 और 6 कितना होता है बताइए जरा, 19 और 19 से 1 कितना होता है 20, मतलब 13 6 19 1 20। ठीक है, और इधर दूसरे का देखिए जरा, दूसरे का भी हम लोग देखेंगे जरा, 6 8 कितना होता है 14 6 20, मतलब पहले का भी 20 आ रहा है, दूसरे का भी 20 आ रहा है, तो तीसरे का देखिए 4 अब 6 कितना हो गया 10, तो हमें 20 लाना है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, वापस देख लीजिए दोबारा जल्दी से, देखिए 13 6 19 1 20, तीनों जोड़िए 20 आ गया, इसका भी ऐसे ही 6 8 14 6 20 हो गया, तो यहाँ भी 20 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 और 6 10, 10 पे कितना जोड़ेंगे, ये तो 20 आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है। क्या लिखा है, जब भी औसत बोले तो कितने व्यक्ति का बोला है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, तो 3 का आप क्या कर लीजिए 60 से गुणा कर लीजिए, खटक से 3 और 60 गुणा कर लीजिए 180। यहाँ लिखा है ना 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, तो 3 का 60 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया 180। आगे लिखता है पहले व्यक्ति की आयु अन्य दोनों व्यक्तियों की आयु के 1/4 है। पहले व्यक्ति की आयु अन्य दोनों की आयु के 1/4 है, तो पहले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो अगर हम मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों व्यक्ति की आयु का योग x है, ध्यान समझिएगा, अगर हम मान लें कि दोनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना है x, तो इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि आयु का 1/4 है, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा x/4। इतना बात समझ में आ गया, माने x और x/4 जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। x और x/4 अगर हम जोड़े तो क्या आ जाएगा 180 आ जाना चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए जरा, x + x/4 बराबर 180। सॉल्व करने आता है आप लोग को, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x + x = 180। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो 4 ठो x और 1 x कितना हो जाएगा 5x/4 बराबर 180। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 180 गुणे 4/5। ठीक है, तो 5 से 180 आप काट लीजिए, 36 बार में कट जाएगा, और 36 गुणे 4, तो 36 का 4 से आप गुणा कर लेंगे, तो 36 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। बात समझिएगा, तो x का मान 144 आया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था जरा देखिएगा, पहले व्यक्ति की आयु, तो पहले व्यक्ति का आप क्या माने थे x/4, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको, पहले व्यक्ति का x/4 माने थे, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 144।
तो 144 का आप क्या करिए, 144 का 4 से भाग कर दीजिए, 144 का 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से भाग करने पे कितना आएगा, 36। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए जरा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। सिंपल सा, 34वां होगा। आप कहेंगे सर 34वां कैसे हुआ, तो 49 में से पहले आप 16 घटा लीजिए, तो देखिए कितना आ गया, 33 आया। और इसमें हमें बोला गया है कि करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो ऊपर से 16वां है तो नीचे से कौन से नंबर पर हो जाएगा, 33 में एक जोड़ दिया जाता है, मतलब जो भी आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, 34वां नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, KYLM। तो इसके लिए तो हम आपको पहले समझाने के लिए हमको ABCD लिखना होगा, तभी तो हम समझा पाएंगे। तो ABCD जब तक हम लिखेंगे नहीं तो आपको समझा ही नहीं पाएंगे, तो हम पहले ABCD लिख लें क्या, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या बोला गया, बाएं से 18वां। चला गिनते हैं, बाएं से 18वां नंबर पे क्या आ रहा है, गिनेगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बाएं से 18वां नंबर, तो बाएं से 18वां नंबर हमारा क्या आ रहा है, आर। ध्यान समझिएगा, बाएं से ये 18वें नंबर पे हमारा, बाएं से 18वें नंबर पे क्या आ गया, हमारा आर आ गया। फिर आगे लिखता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर गिनना आपको, क्या गिनना है, 7वां अक्षर। तो जरा इसी से 7वां अक्षर गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बताइए 7वें नंबर पे क्या आया, के। ऑप्शन नंबर के देखिए कौन से नंबर पे, 1। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न है। पहला ऑप्शन है BD, दूसरा ऑप्शन है IK, तीसरा ऑप्शन PN, चौथा ऑप्शन है SU। तो जरा समझते हैं हम लोग कि क्या होगा इसका। देखिए पहले ऑप्शन में तो लिखा है हमसे B और D। BD का मतलब क्या हो गया, पता है कि बीच का एक चीज़ छूटा है, मतलब B के बीच में एक चीज़ छूटा है। ठीक है, मतलब एक छोड़ के लिखा है। अब IK के भी देख लीजिए, I के बाद क्या आता है, J आता है, फिर J के बाद क्या आता है, माने IK के बीच में भी एक नंबर छूटा है, बहुत सही। फिर PN में क्या बोला गया, PN में भी तो है लेकिन एक अंक छूटा है, लेकिन उल्टा है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि N के पहले P आता है कि बाद आता है, आपको ये बताना है। तो P के बाद N नहीं आता बल्कि P के पहले N आता है, तो ये उल्टा दिया। और SU में देख लीजिए, S के बाद T आता है, T के बाद U आता है, माने पहले ऑप्शन में भी आपको एक छोड़ के किया है सीधा, दूसरे ऑप्शन में भी एक छोड़ के सीधा किया है, चौथे में भी एक छोड़ के सीधा लिखा है, और तीसरे में क्या किया है, उल्टा है। एक छोड़ा तो है लेकिन उल्टा है, समझ रहे हैं। तो इसमें यही बोला गया कि दूसरों से भिन्न है, तो पहला दूसरा चौथा तो एक तरह का है और तीसरा अलग तरह का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से उस शब्द युग्मों का चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न है। ये भी 27 के तरह ही है, तो समझिएगा जरा। देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है BCD, माने लाइन बाय लाइन है, सही है। अगले में क्या लिखा है, KMN, तो K के बाद क्या आता है, L आता है, फिर L के बाद M आता है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन में देखिए QRS, तो बताइए QRS लाइन बाय लाइन आता है कि नहीं, लाइन बाय लाइन आता है, एकदम सही है। और चौथे में लिखा है GHI, तो GHI लाइन बाय लाइन आता है कि नहीं, बताइए, GHI ये भी लाइन बाय लाइन आता है। मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन भी BCD एकदम सही है, तीसरा ऑप्शन QRS ये भी सही है, GHI ये भी सही है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, KMN, L छोड़ दिया है, समझ रहे। तो L छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि दूसरा अलग तरीके का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। छात्र को जितना प्रश्न सही करने को मिलता है उसका 2 गुना प्रश्न गलत करने पर मिलता है।
यदि सभी में वह 48 प्रश्न करता है तो उसने कितने सही प्रश्न किए। समझिएगा जरा क्या लिखा है, छात्र को जितना प्रश्न सही करने पर मिलता है, सही करने पर मिलता है, क्या बोला गया, सही करने पर। तो अगर हम सही को मान ले x, क्या मान ले x, फिर मिला उसका 2 गुना प्रश्न गलत करने पर मिलता है, माने गलत पे 2 गुना मिलता है, तो x का 2 गुना। बात समझ में आ रहा है, गलत पे कितना मिलता है 2x, क्योंकि 2 गुना बोला है ना, तो पहले का x दूसरे का 2x। फिर आगे लिखा है यदि वह सभी में 48 प्रश्न करता है, मतलब x को 2x से जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 48, यही बोला गया है। चलिए जोड़ लीजिए, x और 2x कितना हो गया 3x बराबर 48, तो x बराबर 48/3, तो 48 से 3 काट दीजिए तो x बराबर 16। तो x बताइए किसको माने थे, सही को गलत को, x हम लोग माने थे सही वाले को, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने कितने सही प्रश्न किए, तो 16 सही किए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर ये चीज़ गलत पूछा रहता तो 16 दूनी 32 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक बाग में 10 पंक्तियों और 12 कतारों में आम के पेड़ हैं, 2 पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है और बाउंड्री के चारों तरफ 1 मीटर की दूरी पर बाग है, बाग की लंबाई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है 22 मीटर। अगर जरा बताइए कोई चीज़ अगर 2 पेड़ हम लोग लगा रहे हैं तो 2 पेड़ के बीच में अगर 2 मीटर की दूरी है तो 2 पेड़ के बीच में एक ही बार ना आएगा। ऐसे अगर 3 पेड़ के बीच में पूछेंगे कितना दूरी आएगा तो 2 दूरी आएगा। ऐसे 4 पेड़ के बीच में 3 दूरी, माने जितना भी पेड़ आप लगाएंगे उसके जो बीच का गैपिंग होता है वो एक कम ही होता है, क्योंकि यहाँ देखिए कितना पेड़ लगा, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ और 4 पेड़, लेकिन बीच का गैपिंग जो है देखिए कितना 1 2 3, तो जितना भी पेड़ लगाएंगे उससे एक कम ही रहेगा। तो यहाँ पे बताइए कितना पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, 12 कतार लगा रहे हैं और बीच का गैपिंग 2 मीटर है, तो 12 में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे, तो 11, और बीच का 2 मीटर है तो 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका आज बेचू बीएड 2017 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसकी आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।